हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सबसे पहले तो भैया आप सभी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक बधाई। जय जय श्री राम। सभी को भैया इस ऐतिहासिक दिन पर मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं हो सकता। हाँ, आपको बैकग्राउंड में पटाखों की आवाज़ें आ रही होंगी। अभी मैं भी जाऊँगा, फोड़ूँगा पटाखा वगैरह, ठीक है। तो आप भी मिष्ठान खाएं और क्या कहते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पर्व को मनाएं, सेलिब्रेट करें जितना अच्छे से अच्छा हो सके। आप बंधु बांधवों को आप मिठाई भी प्रदान करें। एक तरह से ये दिवाली ही है और इवन उस त्यौहार से बड़ी ही दिवाली है क्योंकि आज रामलला अयोध्या में स्थापित हो गए हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बाय द वे, और ये जय श्री राम मैंने लिख दिया भैया कि आज मिटेगा नहीं, यहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं भैया, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में आज बात करनी थी। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, अगला हेडिंग जो था एनसीईआरटी का वो क्या था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स नाम सुनोगे तो आपको देखो सुनने में कुछ अलग सा लगेगा। ये दो डिफरेंट टाइप के वर्ड से मिलकर बना, एक प्रो और दूसरा कैरियोटिक। क्या? प्रो और दूसरा कैरियोटिक, ठीक। प्रो का मतलब होता है क्या? प्रिमिटिव। क्या होता है? प्रिमिटिव। और जहां कहीं भी तुमको देखने को मिलेगी कैरियोट शब्द, कैरियोट का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक। इस तरह के ऑर्गेनिज्म, इस तरह की सेल्स जिसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का प्रेजेंट हो। न्यूक्लियस की अवधारणा रॉबर्ट ब्राउन ने जब न्यूक्लियस की खोज की तो उसने पाया कि ऐसा एक ऐसा स्ट्रक्चर था डबल लेयर्ड, इसके अंदर एक और सेलुलर ऑर्गेनेली प्रेजेंट था। इसको कहते थे न्यूक्लियोलस। क्या कहते थे? न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर क्रोमेटिन थ्रेड प्रेजेंट था। इस तरह की बात को खोजा किसने? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस का क्या मतलब है? ये तो ओरिजिनल न्यूक्लियस था, ऐसा न्यूक्लियस दिखाई पड़ता है, ठीक। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का क्या मतलब है भैया? न्यूक्लियोइड कहते हैं इसको। सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, डबल स्ट्रैंडेड है, ध्यान से देखना, डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर भी है, ठीक। लेकिन क्या है कि इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, ठीक। और इसको और क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव न्यूक्लियस को हम क्या बोलते थे? न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। कोई पूछे तो बता देना, ठीक है। क्या? न्यूक्लियोइड किसको बोलते हैं? प्रिमिटिव न्यूक्लियस को ही न्यूक्लियोइड बोल देते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात समझ में आ गई आपको। प्रोकैरियोटिक सेल्स का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के तौर पे जो प्रिमिटिव सेल्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल्स कहेंगे। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते कौन कौन है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं आपके बैक्टीरिया, ठीक। नाम सुना होगा आपने पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके साइनोबैक्टीरिया, ठीक। माइकोप्लाज्मा जितने भी हैं, ये सभी आपके किस में आते हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की ये वाली जो प्रॉपर्टी है उसको तो ये रखेंगे ही, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि बैक्टीरिया जो है उसको हम शेप के बेसिस पे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इस बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। देखिए 4 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। देखो, बैसिलस, रॉड शेप कैसा होगा? रॉड, इस तरह के होंगे, ठीक, इस शेप के होंगे। इसमें भी जैसे अगर एक बैसिलस है तो उसको मोनोबैसिलस, एक ही रॉड प्रेजेंट है तो मोनोबैसिलस कहते हैं। इसी में जुड़ करके ऐसे 2 रॉड प्रेजेंट हो गई तो उसको क्या कहते हैं? डाईबैसिलस, डिप्लोबैसिलस कहते हैं, सॉरी डिप्लोबैसिलस कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखिए कोकस, कोकस का मतलब राउंड, ठीक। अगर एक है तो मोनोकोकस, 2 जुड़ गए डिप्लोकोकस, 2 से ज्यादा जुड़ गए तो स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक। और इसके बाद देखो, इसके बाद विब्रियो,
विब्रियो किसको कहते हैं? कॉमा शेप। कॉमा शेप जानते हो क्या आप लोग? इस तरह का शेप होता है उसको कॉमा शेप कहते हैं। ठीक, इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या कहते हैं? विब्रियो। जैसे विब्रियो कोलेरी का नाम सुना होगा, कोलेरा कॉज करता है, वो बैक्टीरिया विब्रियो टाइप का बैक्टीरिया है। इसके अलावा चौथा आपका शेप कौन सा है? चौथा स्पाइरिलम शेप। स्पाइरिलम शेप यानी कि स्पाइरल, इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं तो उसको स्पाइरलम शेप कहते हैं। स्पाइरल शेप को स्पाइरलम बोलते हैं। ठीक, इस तरह के बैक्टीरिया होंगे तो उसको स्पाइरलम बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक, ये बात आपके समझ में आ गई? इजी थी, कोई टफ बात थी? ठीक, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया क्या होते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि भैया बैक्टीरिया के प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। बैक्टीरिया देखो, बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल में। अब प्रोकैरियोटिक सेल में सब में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा डज नॉट हैव सेल वॉल। जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताया था तब इसका जिक्र किया था। माइकोप्लाज्मा का जिक्र कब किया था? जब हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताया था। तो बाकी सब में सेल वॉल होगी, लेकिन माइकोप्लाज्मा में नहीं होगी। सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड होती है, रिजिड, टाइट, टफ सेल वॉल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस तो बता ही दिया कैसा होगा, न्यूक्लियोइड शेप का होगा, डबल। अब देखिए, जो ये अभी आपने ये वाला हमने जो बना करके दिखाया था सर्कुलर डीएनए, ये वाला, ठीक, ये डीएनए जो सर्कुलर बनाया था इसको बोलते हैं जीनोमिक डीएनए। क्या बोलते हैं? जीनोमिक डीएनए बोलते हैं। ठीक, इस जीनोमिक डीएनए के साथ साथ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी प्रेजेंट होता है। 12th क्लास में पढ़ा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, उसमें इसका बहुत रोल है। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। इसको प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक, इस प्लाज्मिड में क्या होता है? ये प्लाज्मिड का काम क्या होता है? ये आपका मान लो इसका हो रहा है, ये इसका आरओपी रोप है, रेप्लिकेशन प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पर कोई एक साइड प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई एक साइड प्रेजेंट है। इसके अलावा भैया इनके अंदर होती है क्या? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्या होती है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बैक्टीरिया को किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ये यूज किए जाते हैं। तो इसलिए भैया ये प्लाज्मिड भी बैक्टीरिया में बहुत महत्व रखता है। ठीक है, समझ में आई आपको बात? इसके बाद एक और चीज डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं इनमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनेली नहीं होता। मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनेली आर एब्सेंट। क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनेली आर एब्सेंट। कोई भी सेलुलर ऑर्गेनेली नहीं होता जो कि मेम्ब्रेन बाउंड हो। जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में आप देखते हैं लाइसोसोम प्रेजेंट है, गोल्गी बॉडी प्रेजेंट है, इसके अलावा आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। ठीक, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। ठीक है, ये सब भैया नहीं प्रेजेंट होते हैं इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इसमें नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर ऑर्गेनेली जो है उसका सेल में काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है सेलुलर रेस्पिरेशन करना। अब बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसको कुछ चाहिए जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन करे इसके लिए। तो भैया ये एक नई चीज़ करता है। क्या? ये आपका बैक्टीरिया था, इसके अंदर ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, इसने क्या किया? इसी में से ऐसा इंक्लूजन किया, ऐसे कुछ संरचना बढ़ा ली, अंदर की तरफ इंट्रूजन कर लिया। ठीक, और इसको बोलते हैं मीजोसोम। क्या बोलते हैं? मीजोसोम। ये बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसके और भी काम होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी सेलुलर ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता। बात करते हैं इसकी आउटर कवरिंग बैक्टीरिया की कैसी होती है। ठीक है, आओ देखते हैं बैक्टीरिया की आउटर कवरिंग के। जैसे देखो, भारत में घुसो तो ऐसे सुरक्षा के पड़ाव पार करने पड़ते हैं। जैसे
मान लो कोई आतंकवादी है, वो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है, भैया कोई हम ऐसा नहीं है कि उसके लिए बहुत मन में गंदे विचार रखते हैं, कोई कुछ ऐसे प्रो पाकिस्तानी वाले भारत से जग जाते हैं ना कि क्यों कहा तुमने पड़ोसी मुल्क को ऐसा, तुम मास्टर गंदे हो, तुम्हें अंदर नैतिकता नहीं है और ये नहीं है, एथिक्स कहाँ गए आपके। तो भैया कोई ऐसा, मैं जनरली एक एग्जांपल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकल, कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ आतंकवादी घुस करके आए, तो पहले तो उनको जो बॉर्डर था पाकिस्तान और भारत के बीच का जो बॉर्डर था उसको पार करना पड़ेगा, तो हमारी सेना जो है वो उनका पहला सुरक्षा पड़ाव हो गया। ठीक, दूसरी बात, जब यहाँ पर आ गए, कहाँ पर, अपने देश के अंदर, तो अब अपने देश के अंदर जो बाकी मान लो कि भारत के अंदर घुसे, अब भारत के अंदर पाकिस्तान वाला पैसा तो चलेगा नहीं, ये जहाँ कहीं से भी आए वो पैसा तो चलेगा नहीं, तो इनको पैसा वगैरह एक्सचेंज करना पड़ता है। उसके लिए इनका, अब देखिए चूँकि वैसे आए आतंकवादी हैं तो इनको दूसरा पड़ाव वही पैसा वाला पार करना पड़ता है। उसके बाद जहाँ पर इन्हें काम करना है, जिस जगह पर मान लो इन्हें बॉम्ब प्लांट करना है, वो जगह पर की जो लोकल पुलिस होती है वो भी इन पर निगाह लगाए, तो वो इनके सुरक्षा की तीसरी कड़ी है, पड़ाव है जिसको पार करना है। वैसे ही बैक्टीरिया ने भी अपने ऊपर 3 पड़ाव बना रखे, कौन से, देखो सेल वॉल थी, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल थी, सबको पता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया की मान लिया हमने सेल वॉल है, मोटी सी बढ़िया मजबूत दीवार, ये सेल वॉल है, ठीक, ये क्या है, सेल वॉल है, आपकी नहीं मतलब बैक्टीरिया, ठीक। इसके ऊपर इसने बना ली क्या, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर, क्या बना ली, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर, किसकी लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर। इसके नीचे होगा सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर भाई साहब सबको पता है क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। वो बात अलग है कि इसमें मीजोसोम प्रेजेंट है, पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल के अंदर, ठीक। तो ये भैया तीसरा पड़ाव हो गया। रिलेट करके देखना, कोई भी एक फॉरेन पार्टिकल आया, सबसे पहले उसको ग्लाइकोकैलिक्स के होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक। ग्लाइकोकैलिक्स से घुस गया अंदर। अब जो सेल वॉल है ये मोस्टली परमेएबल होती है, सब कोई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन कोई बड़ा पार्टिकल थोड़े नहीं आ जाएगा, छोटे छोटे सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल अंदर चले गए। अब इसके बाद जब यहाँ पर पहुंचे तो भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी, सिलेक्टिवली परमेएबल। आगे पढ़ेंगे तो बात करेंगे उन चीज़ों को अंदर लेती है जिनकी उसे ज़रूरत होती है, ठीक, ध्यान से देखना। चलो अब इसके आगे बात करेंगे, ये 3 लेयर हो गई। अब ग्लाइकोकैलिक्स भी 2 तरह से हो सकती है, ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह से हो सकती है। ग्लाइकोकैलिक्स अगर सॉफ्ट है, अगर ग्लाइकोकैलिक्स सॉफ्ट है तो भैया सॉफ्ट है तो कैसी होगी, स्लाइम लेयर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर बोलेंगे। एनसीईआरटी की लाइन है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और अगर हार्ड थिक और टफ है तो भैया इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, कैप्सूल बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, कैप्सूल बोल देते हैं, ठीक। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि काम क्या होते हैं इन लोगों के। सेल वॉल के काम पता चल गए, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन इनके काम पता चल गए। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मीजोसोम प्रेजेंट था उसका काम बताना है आपको। 6 काम एनसीईआरटी लिख रही है अलग अलग, ठीक है। तो 6 के 6 हमने ऐसे ही याद किए थे, ठीक है, लेकिन मेन काम उसका होता है रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है, ठीक। तो ध्यान देना, फंक्शन ऑफ मीजोसोम, फंक्शंस ऑफ मीजोसोम, किसके काम, मीजोसोम के काम, ठीक, फंक्शंस ऑफ मीजोसोम, ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा, ठीक। सबसे पहला काम तो इसका है क्या, सेल वॉल फॉर्मेशन। सबसे पहला काम क्या है, सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। ध्यान से देखना, सबसे पहला काम क्या है, सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। दूसरा काम डीएनए रेप्लिकेशन, एंड डॉटर सेल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन भी करेगा, और रेप्लिकेशन होने के बाद एक सेल में दोबारा बाइनरी फिशन हुआ,
बाइंडिंग एफिशिएंसी में पहले रेप्लिकेशन हुआ, अब रेप्लिकेशन होने के बाद आधा सेट एक सेल में भेजना है, आधा सेट दूसरी सेल में भेजना है, तो उसका डॉटर सेल में जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसको भी कौन रेगुलेट करेगा, यही रेगुलेट करेगा, कौन, मीजोसोम। ठीक, इसके बाद तीसरा काम जो मेन आपको बताया था क्या, रेस्पायरेशन। इसमें भैया लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं है, यूकैरियोटिक सेल में ये काम लाइसोसोम करता है सेक्रेशन का, यहाँ सेक्रेटरी बॉडी बनाता है, और यहाँ पर भैया लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं है, कोई भी सेलुलर ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है, तो मीजोसोम को ही हमने कौन सा काम दे दिया, सेक्रेशन का काम दे दिया, सेक्रेशन का काम दे दिया। सेक्रेशन क्या हो गया, सेक्रेशन जैसे मान लो कोई भी वेस्ट मटेरियल शरीर के अंदर बना, शरीर मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बना, अब प्रोकैरियोटिक सेल चाहती है कि इसको हम फटाक से बाहर निकाल दें, तो मीजोसोम उस समय काम आएगा, और मीजोसोम उस अनवांटेड मटेरियल को सेल से बाहर कर देगा। ठीक, अब इस सेक्रेशन के बाद आपका चौथा काम आता है कौन सा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इंक्रीज इन सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ये लिख रही है एनसीईआरटी की लाइन, ये है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया समझते हो, मतलब ये आपकी सेल वॉल थी, इसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इसने ऐसे सरफेस एरिया बढ़ा दिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर सीधी सीधी होती तो इतनी होती, लेकिन इतना एक्स्ट्रा इसने सरफेस एरिया उसको बढ़ा दिया, जिस कारण से कि क्या होगा, उस कारण उसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए थोड़ा स्पेस और ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, उन साइनोबैक्टीरिया में भाई साहब यही फोटोसिंथेटिक मटेरियल यानी क्लोरोफिल वगैरह सीक्रेट स्टोर करके फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है ये। और इसको साइनोबैक्टीरिया में इसी मीजोसोम को क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर बोलते हैं। याद रहेगा, कोई समस्या तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं आ रही है, कोई समस्या है तो भैया बता देना। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे किसकी, इतनी बातें समझ में आ गई, कोई समस्या नहीं। चल अगले पैराग्राफ में, अब तक तो हमने डिस्कस कर लिया कि बैक्टीरिया कैसे कैसे क्या अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं। अब इसके बाद बैक्टीरिया के सरफेस पे कुछ स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, जैसे फ्लैजेला, सरफेस स्ट्रक्चर नहीं है फ्लैजेला वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट सरफेस स्ट्रक्चर नहीं है फ्लैजेला, जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलता है फ्लैजेला। ठीक है, इसका ये बाहर वाला पोर्शन जो है इसको फिलामेंट बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर हुक होता है, हुक, और जहाँ से निकलता है उसको कहते हैं बेसल बॉडी। तीन चीज़ों से मिलकर बना है क्या, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। कौन, फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या काम करता है, विप्स, विप्स, जैसे मान लो पानी में चल रहा है तो इट विप्स इट एंड मूव द बैक्टीरिया इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ठीक, मान लो कि ये फिलामेंट है, अब ये पानी में बैक्टीरिया तैर रहा है, ये फिलामेंट पीछे की तरफ मोशन करेगा जैसे मछली चलती है। ठीक, पीछे की तरफ मोशन करेगा और बैक्टीरिया को फॉरवर्ड पुश देगा जिससे कि बैक्टीरिया आगे की तरफ मूव कर जाए। ठीक, तो फ्लैजेला का काम क्या हुआ, फ्लैजेला का काम हो गया मूवमेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, प्रोकैरियोट्स के मूवमेंट में हेल्प होता है, कौन सी तीन चीजों से बना होता है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ठीक है, फटाक से आगे बढ़ते हैं। दो और चीजें सरफेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया पे जो कि सेल वॉल के ही ऊपर प्रेजेंट होते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, कुछ छोटे बनाए कुछ बड़े बनाए, तो भैया जो बड़े बनाए ये पिलाई हैं। क्या है, पिलाई हैं, पिलाई हैं। और जो छोटे बनाए ये फिम्ब्री हैं। क्या है, फिम्ब्री हैं। पिलाई पाइलिन प्रोटीन से बनी होती है, पिलाई जो है वो इलोंगेटेड होती हैं, और फिम्ब्री जो है वो शॉर्ट स्मॉल ब्रिसल्स लाइक होती हैं। इनका काम क्या होता है, पिलाई और फिम्ब्राई का काम क्या है, इनका काम है सरफेस स्ट्रक्चर है, और ये दे हेल्प इन एडहेशन, इसमें एडहेशन। ठीक, मान लो कि बैक्टीरिया है किसी एक सबस्ट्रेटम से चिपकना चाह रहा है तो भैया वो पिलाई और फिम्ब्राई के थ्रू चिपक जाएगा। ठीक,
अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे क्या, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेली जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं किसमें। राइबोसोम एकमात्र ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो कि नॉन मेम्ब्रेनस है, वो किसमें प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक, तो बात करेंगे किसकी, राइबोसोम की। राइबोसोम्स और कुछ इंक्लूजन बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं, उनके बारे में भी बता देंगे। तो राइबोसोम्स देखो, राइबोसोम्स पहली बात तो कैसे 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। 70S बनता कैसे है भैया, 50S और 30S को मिलाकर के 70S बनता है। S का मतलब क्या है, स्वेडबर्ग कांस्टेंट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। ये प्रॉपर गणित नहीं कि 50-30 जोड़ के 80 कर दो ना, 50-30 मिल करके 70 बनता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में इस राइबोसोम कैसे होते हैं, 70S टाइप के, जो कैसे मिलके बने होते हैं, 50 से और 30 S को जोड़ने से। अच्छा, राइबोसोम की वो क्या होती है, इसमें साइज 15 से 20 नैनोमीटर तक, 15 से 20 नैनोमीटर तक साइज होता है किसमें, बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक, अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो आपको बता देते हैं कि पॉलीसोम क्या होता है। पॉलीसोम इसी को क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, सेम चीज़ है, और पॉलीराइबोसोम। ठीक, लिखना डेफिनेशन लिखना, व्हेन अ नंबर ऑफ, व्हेन अलॉट मतलब कह दो, व्हेन मैनी राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन अ सिंगल थ्रेड ऑफ mRNA या RNA, इट इज नोन एज पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। जब एक mRNA की स्ट्रैंड पर ही कई सारे ऐसे राइबोसोम्स चिपक जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या, इंक्लूजन बॉडी के बारे में। किसके बारे में, इंक्लूजन बॉडी के बारे में। इंक्लूजन बॉडी का मतलब समझते हो, जैसे कोई भी चीज़ अंदर लिया, मान लो कि कोई फूड मटेरियल था, उसको बैक्टीरिया ने लिया अंदर, अब उसको स्टोर करके रखना है, तो कैसे रखेगा भैया, इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में रखेगा। इंक्लूजन बॉडी कैसी कैसी हो सकती है, देखिए भैया, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स, इस तरह के जो ग्रेन्यूल्स आपको देखने मिलते हैं बैक्टीरिया में, वो क्या है, इंक्लूजन बॉडीज है। गैस वैक्यूल प्रेजेंट होती है किसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया, और इसके अलावा ब्लू एंड पर्पल केमी सिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक, और भैया फटाक से जाइए, मैं तो निकल रहा हूँ, पटाखे फोड़ूंगा, आप लोग भी जाइए अपने इष्ट मित्रों के घर जाइए और जा करके थोड़ा मिष्ठान वगैरह खाइए, आज तो त्यौहार है भैया, सब लोग जाओ, चलो जल्दी फटाक से जाओ। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे।